नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज मिड डे मुद्दा में हम मोदी के परोक्ष कबूलनामे की बात करेंगे, अदृश्य कबूलनामे की बात करेंगे। अभी हाल ही में मोदी के 12 साल का जश्न मनाया गया। पूरे सिस्टम ने इस जश्न को मनाया है, नागपुर से दिल्ली तक। संघियों ने भी मनाया। मन में कसक कितनी भी हो, लेकिन मलाई स्वादिष्ट तो लगती ही है। तो संघियों ने भी मनाया, भाजपाइयों ने भी मनाया जश्न, अंधभक्तों ने भी जश्न मनाया और गोदियों ने भी जश्न मनाया। खूब जोर जोर से डंका बजा। 12 साल बेमिसाल मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया, विश्व गुरु बनाने के करीब पहुंचा दिया। अब एक ही सवाल है, अगर विश्व गुरु बनाने वाला सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, तो उस सिस्टम से छेड़खानी कौन करता है? जो मशीन किसी भी फैक्ट्री में, जो मशीन स्मूथली काम कर रही है, उस मशीन में अगर सर्विसिंग भी होती है तो ऑयलिंग ग्रीसिंग यही होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि मशीन को खोल करके और मशीन के पुर्जे बदल दिए जाए। मशीन स्मूथली चल रही है, बढ़िया चल रहा है। छोटा टरबाइन अपनी जगह पे है, बड़ा टरबाइन अपनी जगह पे है। अब पूरा ऐसा कभी नहीं होगा चलती मशीन में टरबाइन चेंज कर दिए जाएं, अच्छा फंक्शन है सब कुछ। ये तभी होता है जब उसमें कुछ फॉल्ट है, काम नहीं कर पा रही मशीन, प्रोडक्शन नहीं है मशीन का, तभी तो। अब बस इसके आगे आप खबर देखेंगे, अपने आप समझ जाएंगे। तब भी अगर कुछ कसर होगी तो भाव के साथ समझेंगे। ले आइए स्क्रीन पर भाव, जो स्वागत है। लो भैया हेडलाइन लाओ। तो हेडलाइन, आज की हेडलाइन, ये रविवार की हम हेडलाइन दिखा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, ये मैं गोदियों के ही सौजन्य से दिखा रहा हूं। लेकिन गोदी उसमें भी उसको चाशनी में डुबा के निकालते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की जगह लेंगी निर्मला सीतारमण। नई कैबिनेट में हो सकता है यूपी पंजाब पर जोर, संभावित लिस्ट। अब इसको जब आप हेडलाइन देखेंगे तो क्या लगेगा, मोदी जी देखो धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन लेने जा रहे हैं, यही फील आएगा। चाशनी में डुबा दिया। लेकिन जरा खबर के भीतर चलिए, नाम पढ़िए, नाम पढ़िए। मोदी कैबिनेट के संभावित नए मंत्री, यहां भी क्लियर नहीं होगा, अगले में होगा, लेकिन अभी देखिए संभावित। नीतीश कुमार, शक्तिकांत दास जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर, सुखेंदु शेखर राय, ये टीएमसी के राज्यसभा सांसद थे, इस्तीफा दिए। तरुण चुग पंजाब से थे, मध्य प्रदेश से इनको राज्यसभा में लाया गया है। नीतीश कुमार के बारे में कोई परिचय देने का मतलब नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बोला कुछ। आगे चलिए, 4 के बाद 5, 6, 7। राघव चड्ढा, राघव चड्ढा ने ऐतिहासिक क्रांति किया था और आम आदमी पार्टी स्वाहा कर दी, सीधा बीजेपी में विलय कर दिया। एक साथ इतने बड़े संख्या में 2 विधायक जहां थे वहां 6 सांसद दे दिए। श्रीकांत शिंदे, श्रीकांत शिंदे वो बड़े वाले शिंदे, इनके बाबूजी दाढ़ी पे हाथ फेरे थे, इसलिए इनको इनाम मिलना है, क्योंकि दाढ़ी पे हाथ फेरने पर भी आजकल इनाम मिलता है। ये महाराष्ट्र में ही मैं सुनता हूँ। 7 नंबर पे अनुराग ठाकुर, बहुत दिनों से कोई हुंकार नहीं भरा है, तो इसलिए इनको भी लाने की बेकरारी है। हिमाचल प्रदेश में दरअसल चुनाव है, तो समझिए सब। 7 ये हो गए। लेकिन इन 7 से महत्वपूर्ण है जो कबूलनामे की बात। मोदी ने अपनी नाकामी पर मुहर लगाई, इसको समझना है तो आप ये 7 देखिए। लाओ भैया। मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर ये करीब करीब 9 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। इनकी नाकामियों का आप सोचिए, किस कदर ये नेता नाकाम रहा होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मोदी का कोई मंच, 9 साल मुख्यमंत्री जो रहा, उसको मोदी के किसी मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, दूर रखा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि साहेब का ब्रांड डैमेज कर दिया अकेले खट्टर। जहां मोदी के पोस्टर लगे उसमें फोटो नहीं लगी। नायब सिंह सैनी तो एडहॉक पर थे, ये 9 साल मुख्यमंत्री, उनको लाया गया और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय इस देश में। अडानी के लिए भी और देश के लिए भी जो काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, सारा ऊर्जा वगैरह सब खट्टर के पास था। अगर खट्टर को हटाना पड़ रहा है, क्यों?
ऐसा तो है नहीं कि ताश के पत्ते, ये मंत्रिमंडल को ताश का पत्ता नहीं मानिए कभी भी। ये फेंटने का मतलब है कि खट्टरनाक का। रवनीत बिट्टू, रवनीत बिट्टू का तो मंत्रालय ऐसा था, इसको, इस नाम को आप हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। रेल राज्य मंत्री, इनके पास कोई काम धाम नहीं था, इनको पंजाब चुनाव में इस्तेमाल किया जाना है। अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव पूरे मोदी के कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण, अगर टॉप 5 मंत्री कहा जाए तो उसमें एक अश्वनी वैष्णव थे। इनके पास आईटी भी है, रेल भी है। इनका नाम यहां देखना, इनका नाम ही देखना, ये मोदी के नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण है। इनका नाम लिखा कैसे गया आखिर किसी भी मीडिया रिपोर्ट? धर्मेंद्र प्रधान, नाकामी का जीता जागता कुतुब मीनार, धर्मेंद्र प्रधान, इसमें कोई संदेह नहीं है। निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन की नाकामी, देखिए ये सब नाकाम है, इसको, इसमें किसी का संदेह नहीं है, लेकिन मोदी जी की मुहर पहली बार लगी है। निर्मला सीतारमन इस देश की इकलौती ऐसी वित्त मंत्री आजादी के बाद हैं जिनसे आप पूछो प्याज महंगी हो गई, महंगाई आ गई, तो कहती है प्याज नहीं खाते। डॉलर मजबूत हुआ, रुपया रुपया गिर गया, तो कहती है रुपया नहीं गिरा, डॉलर मजबूत हो गया है। रुपया गिरने से हमारी इकोनॉमी क्या होगा, कहती है इकोनॉमी मजबूत होगी, यही तो बहुत बढ़िया मौका आया है इकोनॉमी मजबूत कर। मतलब इकोनॉमिक्स का इन्होंने जो दुर्दशा इकोनॉमिक्स की है कि इनके चक्कर में बच्चे पढ़ना बंद कर दिए इकोनॉमिक्स। बहुत दिनों से बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ना बंद कर दिया। जेएनयू आप अगर जाएंगे तो हो सकता है इनरोलमेंट आपको कम मिले इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये जेएनयू से पढ़ी थी। जेएनयू में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट पर ग्रहण लग गया इनके चक्कर में। ये नाकामी जीती जागती ताजमहल है, एकदम जीवित ताजमहल है नाकामी की। हरदीप सिंह पुरी, एप्स्टीन मामलों के जानकार विशेषज्ञ, एप्स्टीन मामलों के जानकार, इनको कहा गया तेल निकालो आओ भारत का तुम। आज इनको भी, अगर इनका भी नाम यहां पर है तो आप मान लीजिए कि कैबिनेट इनके पास कितना महत्वपूर्ण। भारत जो सबसे ज्यादा जो चीज आयात करता है, जो सबसे जरूरी चीज है भारत के लिए, तेल, वो इनके पास था। इन्होंने पूरी सरकार देश तेल निकाल दिया, अब इनका भी नाम है। नितिन गडकरी, आज तक 12 साल में, तो बोलने में हम लोग को थोड़ा सा झिझक होती है कि, क्योंकि बहुत लोग कह देते हैं कि अरे गडकरी बोल करते हैं सब, तो जो चीज देश भर में स्टेब्लिश है उसको भी बोलने में थोड़ी झिझक होती है। गडकरी, लेकिन फिर भी जो बोलना है वो बोलेंगे। इस देश में एक ऐसा नाम कि 12 साल से अगर इस सरकार के बारे में कभी पॉजिटिव बात हुई है तो एक ही आदमी की वजह से हुई है। और पब्लिक डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक डोमेन की। बहुत सारे मुस्लिम साथी हमारे हैं, वो कहते कहते कि इस सरकार में सब तो खाली अब्दुल को ही टाइट किए, गडकरी गडकरी है जो कुछ काम उम किया है। तो एक नाम जिसकी वजह से पब्लिक डोमेन में पॉजिटिव चर्चा कभी कभार हुई, 12 साल में 2-4 ही बात सही तो हुई, वो गडकरी का भी नाम इसमें डाल दिया कि यानी गडकरी भी या तो सब फेल है, और या अगर कोई पास है तो उसको उसको कैसे हजम कर ले, डाइजेस्ट ही नहीं कर होगा वो, कि सब फेल और एक पास, ठेंगा दिखाएगा, सबको चिढ़ाएगा वो, उसका भी नाम इसमें आया। तो ये 7 नाम। अब इसमें अगर टॉप मंत्रियों में आप गिनेंगे तो इसमें कौन नहीं है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का न होना इसलिए है कि अगर राजनाथ सिंह रहेंगे तो बार बार, अगर यहाँ पे रहेंगे, बाहर कर दिया जाए या फिर बदल कर दिया जाए, उनका डिमोशन कर दिया जाए, तो बार बार बेइज्जत कौन होगा? ये भी तो है। बार बार मतलब पर्ची लेके कहीं जाना है, वसुंधरा राजे किसको घूरे, तो राजनाथ को भेज दो पर्ची लेकर के। पर्ची लेके जाना, आफत मोल लेना, नींबू मिर्ची बांधना, आलोचनाएं अपने सर पे लेना, निंदा करना, ये सब कौन करेगा? तो राजनाथ सिंह। क्योंकि राजनाथ सिंह की नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा, वो तो लाल किला है नाकामी के, जिसकी प्राचीर से नाकामियों का आप गौरवगान कर सकते हैं। जिस आदमी को अपने मंत्रालय में शहादत नहीं पता है, उससे बड़ा नाकाम तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वो नाकामी देख लीजिए राजनाथ सिंह की। अमित शाह गृह मंत्री, अब इनके बगैर चर्चा अधूरा है। लोग कहते हैं कि इनको क्यों छोड़ देते हैं आप लोग, लगता है अमित शाह से डरते हैं। अमित शाह की नाकामी का जिक्र करने के लिए कार्यक्रम छोटा पड़ता है। जो आदमी खुद पूरे देश में घूम घूम के बताता है कि मैं सबसे बड़ा फेल आदमी हूं, जब वो आदमी, अमित शाह नाम का राजनेता, गृह मंत्री,
जब ये बताता है कि घुसपैठिए हैं, वोट मत दो, तो नरेंद्र वो अमित शाह एक फिल्म में जैसे हाथ पे लिखा था अमिताभ बच्चन के, वैसे ही अमित शाह अपने हाथ पर लिखते हैं कि मैं नाकाम हूं, देश में घुसपैठिए घुसे हैं, मैं नाकाम हूं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और पीयूष गोयल की हम बात करेंगे नहीं, वो उस लायक अभी है ही नहीं है कि जिनकी बात चल चल की जाए। बस अब चलते हैं जरा भाव के पास, इसलिए इनका गौरवगान करने में थोड़ा टाइम लग गया। भाव, ये लोग इसको कहीं पर भी इधर इस लाइन पर नहीं चर्चा हो रही। लोग कह रहे हैं मोदी जी बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं। आज तक हमने कभी नहीं देखा है कि किसी हिस्ट पुष्ट आदमी को डॉक्टर पकड़ के कहे चल आईसीयू में, चल ऑपरेशन थिएटर में, चल आज मेरा मन है सर्जरी करने का, कर देते हैं, मेरा मन है, बहुत दिन से कोई मिला नहीं, तुम्हारी सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी तभी होती है ना इतने बड़े पैमाने पर, छोड़ दीजिए नाखून खून का चोट कांटा लग गया वो अलग है, इतने बड़े पैमाने पर सर्जरी तभी होती है जब मल्टी आर्गन फेल्योर की नौबत होती है। क्या मल्टी आर्गन फेल्योर हो गया है इस सरकार का? इस सरकार का आशीष जी मल्टी ऑर्गन फेलियर नहीं हुआ है, इस सरकार को ब्रेन हेमरेज हुआ है। मैं उसको उस दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि ब्रेन हेमरेज होता है तो बाकी सब फंक्शन करीब करीब बंद ही हो जाते हैं। इस सरकार में आप मुझे बताइए, 2014 से हम देख रहे हैं निर्मला सीतारामन सबसे लंबे समय तक रही हुई फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री। मुझे बताइए वित्त मंत्रालय में उनकी दखल क्या थी? नाम की वित्त मंत्री थी, सारा पीएमओ तय करता था। एजुकेशन मिनिस्टर का काम क्या था? इस राज्य में चला जा प्रभारी बन के, उस राज्य में प्रभारी बन के चला जा। हाँ हाँ हाँ, सारे अधिकारी सरकार चला रहे। दिस इज द गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट इज ब्यूरोक्रेटिक ड्रिवन गवर्नमेंट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मंत्री उलूल जुलूल काम क्या? हमारे डिफेंस मिनिस्टर नींबू मिर्ची बांधने के लिए और सरकार को डिफेंड करने के लिए बने रहते हैं। बहुत शातिर तरीके से राजनाथ सिंह का उपयोग किया जाता है। राजनाथ सिंह अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्ष, मतलब एक अध्यक्ष जो अभी तमाम अध्यक्ष है उनमें सीनियर मोस्ट वही हैं अभी कैबिनेट में। उनके बाद ही गडकरी बने थे, उनके बाद अमित शाह बने थे, अब वेंकैया नायडू तो है नहीं। तो हर जगह पे उनको नंबर 2 की पोजीशन पे बिठा के रखा है। लेकिन क्या डिफेंस मिनिस्ट्री में वाकई आज मुझे इतना दुख हुआ, और मुझे आज पहली बार लगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो हम कह रहे थे कि 2014 के बाद शने शने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी पॉलिटिक्स घुस रहा है। एक ऐसा मंत्रालय था, रक्षा मंत्रालय, जो राजनीति से बहुत दूर था। लेकिन क्या आज डिफेंस मंत्रालय से खंडन आया है कि हमारे रक्षा मंत्री ने जो पार्लियामेंट में कहा उसको अलग संदर्भ में लिया गया है। काहे अलग संदर्भ में लिया गया है? उन्होंने कहा कि उनने ये पूछा था सवाल कि विमान कितने गिरे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि विमान कितने गिरे ये पूछने के बजाय आप पूछते कि कितने लोग जख्मी हो गए, इसका मतलब विमान वैमानिक कितने हुए। डिफेंस मिनिस्ट्री मूर्ख समझती है देश को। कल तो आपने बिल्कुल सही किया, जो आशंका थी आपको, क्योंकि अब 14 से लेके आज तक हम समझ गए इस देश के इस शासनकर्ता की साइकी को। वो बोले सिलेक्टिव, इसलिए आपने पूरा चंक सुनवाया, पूरा सुनवाया था। उस चंक में वो कहता है कि आप पूछते विमान कैसे हो गए, आप ये पूछते, आप वो पूछते, आप वो पूछते, और सैनिक कितने क्षतिग्रस्त हुए ये उन्होंने आखिरी में कहा। उसका विमान से कोई लेना देना नहीं था, उसके बीच में 10 सवाल थे। हाँ, हमने इसलिए पूरा उसके बीच में 10 बातें कही उन्होंने। हाँ। तो ये रक्षा मंत्रालय मूर्ख बनाता है। हम मानते हैं उन्होंने श्रद्धांजलि दी, सब कुछ दिया, लेकिन क्या रक्षा मंत्रालय का यह काम नहीं था कि ये ब्रीफ करे अपने रक्षा मंत्री को? या रक्षा मंत्रालय सीधा डोवाल साहब को रिपोर्ट करता है या पीएमओ को रिपोर्ट करता है? इनका काम सिर्फ नींबू मिर्ची और उद्घाटन करने में जाना है। इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, इसलिए इनको इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता। ये वस्तुस्थिति है। तो आप मुझे बताइए, निर्मला सीतारमन को एचआरडी में रखिए, वो आलू है बेचारी, उसमें चावल में डालो तो पुलाव होगा, रोटी में डालो तो पराठा बन जाता है, वेज नॉन वेज सभी चीजों में चल जाता है आलू। उसका क्या गुणधर्म है? जिसमें डालोगे वैसा गुणधर्म है।
उसको एचआरडी बना देंगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कौन सा फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो काम करती थी जो एचआरडी में करेगी? वो भी मंत्रालय वहीं से चलेगा। ये माफिया किससे रिलेटेड है? क्या ये धर्मेंद्र प्रधान माफिया चला रहा है? माफिया चलाने वाले उसके भी ऊपर लोग बैठे हैं, सीधा पीएमओ से है मामला। तो धर्मेंद्र प्रधान की बलि मांग रही है सब। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं, पीएमओ को मांगो ना, पीएमओ रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम चीजों के लिए। क्या हरदीप पुरी पेट्रोलियम का ही काम देखते हैं? हरदीप पुरी को पता है कि एक बैरल पेट्रोल, एक बैरल क्रूड में कितना तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है? कुछ है कैलकुलेशन? इंडियन फॉरेन सर्विस का आदमी है, डिप्लोमेटिक आदमी है, लगातार विदेश में पोस्टिंग रही है, एफ्टीन जैसे दोस्त और उसके दलाली करते रहा ये आदमी। ये जुगाड़ किस्म का आदमी है। इसको आप पेट्रोलियम में डालो, फाइनेंस में डालो, एचआरडी में। इसके पहले वो अर्बन डेवलपमेंट में क्या कर लिया? अर्बन डेवलपमेंट में इसने 100 स्मार्ट सिटी बनवा दी है ना, 100 पूरे हो गए ना, गिने नहीं 100 क्या? स्मार्ट सिटी तो जो कंसेप्ट आया तो वेंकैया नायडू के टाइम था, जब वेंकैया देख रहे थे। क्या किया? कुछ नहीं किया, सिवाय घूमने के और भाषण देने के और बड़ी बड़ी बात करने के। इसको आप एचआरडी बना दो, इसको विदेश मंत्रालय दे दो, इसको साइंस टेक्नोलॉजी दे दो, इसको एनवायरमेंट दे दो। इसको करना तो वही है, दलाली। मंत्रालय तो अधिकारियों को चलाना है जो पीएमओ रिपोर्ट करते हैं। खट्टर, मुझे बताइए खट्टर जी का क्या काम है? क्या इंपैक्ट रहा खट्टर जी का? मुख्यमंत्री थे, खट्टर जी का नाम सुना कभी? कभी अखबार में पढ़ा आपके उस मंत्रालय का नाम कि खट्टर जी ने कोई पॉलिसी डिसीजन लिया हो? इतने रोज हम 10-10 अखबार पढ़ते, कभी देखा है खट्टर का कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ता। शेखावत जी पहले जल 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 शक्ति देख रहे थे, शेखावत जी दूसरा डिपार्टमेंट देख रहे हैं, जल शक्ति चल रहा है अपने वहीं, लोगों को मारने वाला पानी सप्लाई करते हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिशफल शुद्ध लाखों लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। इतने साल आपने निर्मला सीतारमन को ढोने के बाद आपको पता पड़ा कि ये वित्त लायक नहीं है। उस बेचारी की गर्दन नाप रहे हो आप, गर्दन आपकी नपनी चाहिए। इसको लाया कौन था? इसको तो रक्षा मंत्री भी बना लिया था आपने, पहली महिला रक्षा मंत्री। इसको वित्त मंत्रालय, आप मुझे बताइए वो रक्षा मंत्री रहे क्या, वित्त मंत्री रहे क्या? क्या फर्क पड़ा कोई? आशीष जी मुझे बताइए। ये फूलदान है मोदी जी के, चाहे डाइनिंग टेबल पे रखो, चाहे दरवाजे के बाहर रखो, चाहे ड्राइंग रूम में रखो, चाहे पूजा घर में रखो, वही पड़े रहते इससे। इसमें मुझे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। हाँ, बहुत दिनों से धर्मेंद्र प्रधान को जाना है मुख्यमंत्री बनके, वो जगह ढूंढ रहे हैं। चले जाएंगे मुख्यमंत्री बनके, उड़ीसा के राजा कहलाएंगे उड़ीसा में, उनकी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। अमित शाह की टीम के सदस्य है वो। चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। मुझे कई बार दया आती है इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट होने पे। जब 5 स्लैब का जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था मोदी जी ने पहली, एक तो मोदी जी जब मुख्यमंत्री काउंसिल के चेयरमैन थे तो इन्होंने जीएसटी लागू होने नहीं दिया। लगातार यूपीए सरकार में ये लाइन देते रहे कि जीएसटी देश को बर्बाद कर देगा, राज्यों को बर्बाद कर देगा। जैसे ही प्रधानमंत्री बने जीएसटी ले आए। जीएसटी क्या होता है? वन नेशन वन टैक्स होता है, एक ऑल ओवर वर्ल्ड। पहले दुनिया में पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रयत्न किया गया देश में 5 स्लैब का जीएसटी। और जब 5 स्लैब का जीएसटी हुआ तब कई मंत्रियों को बोला गया जाओ पूरे देश में बताओ जीएसटी कितना अच्छा है। तो एक कॉन्क्लेव में वो आए पीयूष गोयल, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, और शुरू हो गए जीएसटी की मानता। सवाल जवाब हो गए। हमने 2-3 सवाल पूछे, जवाब नहीं था। आखिर में उनका जवाब क्या था मालूम है? आपको क्या लगता है सरकार में बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने तय किया है, वो क्या मूर्ख है? मैंने बोला वो बहुत अकलवान है गुरुजी, मैं मूर्ख हूं।
मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए सीधा सीधा। मतलब कोई खाना 5 स्टार में, अपन खाना खाने गए किसी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में 5 स्टार के, और खाना खराब हो गया, और आप पूछे कि भैया ये क्या गंद खिला रहे हो, स्मेल आ रही है इसमें से, और लोग कहे मालूम है शेफ कितना बड़ा है, कितने बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ा है, कितने बड़े बड़े होटल में काम किया है, कितनी तनख्वाह मिलती है उसको, अब आप क्या बोल रहे हो लेना खाना देना खराब है। अरे खाना उससे? खराब है गुरुजी, शेफ कहीं भी पड़ा हो, मेरे को क्या मतलब है, मैंने पैसे दिए, मैं खाना चाहता हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं, जीएसटी की वजह से परेशान है पूरा देश। सवाल पूछे जवाब दे दीजिए, नहीं दे पाए। क्या हुआ आखिर? जब उन्होंने कहा था तब मैंने कहा था वॉच मिस्टर गोयल, ये आपको एक पे लाना पड़ेगा। क्या हुआ? 5 का 3 हुआ, 3 का 2। तो उसमें कौन सा कॉमर्स मिनिस्टर या कौन सा वित्त मंत्री का लेना देना था? नोटबंदी हो गई, किसका? क्या नोटबंदी में गवर्नर, आरबीआई गवर्नर ने होके किया था? क्या नोटबंदी वित्त मंत्री ने होके की थी? क्या कैबिनेट ने नोटबंदी पूरी की थी? हाँ, कैबिनेट को बुलाया गया, टेलीफोन उनके बाहर निकाले दस्तैव। गए, और उनको इनको इन्फॉर्म किया गया। इस देश में कैबिनेट तय करती है, कैबिनेट डिसीजन हम कहते हैं कि आज कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें यह निर्णय हुए। नोटबंदी का निर्णय अकेले प्रधानमंत्री का था। कैबिनेट को इन्फॉर्म किया गया था, डिस्कस नहीं किया गया था। एक होता है पूछना और एक होता है बताना। मैं आपको पूछ सकता हूं कि आशीष जी क्या इस इश्यू पे प्रोग्राम हो सकता है, और एक होता है बताना, आशीष जी इस इश्यू पे प्रोग्राम मैंने कर दिया है। ये दो फर्क है आशीष जी। तो आप यदि एडिटोरियल इंचार्ज है, एडिटोरियल सारा डिसीजन लेते हैं इस न्यूज चैनल का, तो ये आप तय करेंगे ना। पूछना और बताने का फर्क तो है। तो इनमें से कौन, इनके जो डिपार्टमेंट चेंज हो रहे हैं, इसमें से क्या हो रहा है मुझे बताइए। ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं, फेंटे जाते हैं ना। मैं पत्ता तो मुझे मतलब गेम तो मैं जानता नहीं हूँ, जितना मैं फिल्मों में देखा हूँ और लोगों के बीच में देखता हूँ। जो ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं वो इसलिए फेंटे जाते हैं कि ताश के हर पत्ते की एक एक वैल्यू होती है, ये तो है ना। लेकिन उसमें एक जोकर होता है ताश के पत्तों में। जिस ताश के गड्ढे में सारे ही जोकर हो, कितनी बार फेंटोगे? ऊपर या नीचे, नीचे या ऊपर, 3 बार मिक्स करोगे, 4 बार इधर उधर करोगे, आएंगे तो सब जोकर ही। तो ये जोकरों का ताज का गड्डी है जिसको फेंटे जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता किधर जाएंगे। आपको लगता है कि वित्त मंत्रालय में वो कोई बाहर से कोई दास आ रहा है और बोले, दास वित्त मंत्रालय में यदि इकोनॉमिस्ट आपको चाहिए तो उसके लिए नरसिंह राव जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। अरे उर्जित पटेल को गुजरात वाले का ही नहीं बना लिए, जिसको रिजर्व बैंक से भगाना पड़ा था। भगाना पड़ा। नहीं तो सुना आपकी आप जिस बात? दास को दा रहे हो वो दास भी फेल हो जाएगा। दरअसल आप दास ही ला रहे हो वित्त मंत्रालय हाँ, में, एक दास और ही ला दास रहे ला हो। रहे हो, एक और आपको एक दास। दास चाहिए से हम्म, मंडी हिलाने वाला। हम्म। नरसिंह राव ने यदि प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये नरसिंह राव ने यदि वित्त मंत्री बनाया मनमोहन सिंह को, तो खुला हाथ दिया था, उनको ज्ञान नहीं दिया था कि 2+2 4 होता है, लेकिन 8 भी होता है और 9 भी होता है और 10 भी होता है। अपनी थ्योरी नहीं बताई थी। बोला था आप एक्सपर्ट हो, आप इस देश की वित्तीय स्थिति ठीक करो। सीडी देशमुख बने थे, आरबीआई के गवर्नर थे। हम्म, हम्म। सीडी देशमुख को भी उस समय जवाहरलाल नेहरू ने पूरा फ्री हैंड दिया था। जवाहरलाल नेहरू उनको बताने नहीं जाते थे कि ये करो और ये मत करो और ये करो और वो करो। जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में लोग मना करते थे कि नहीं पंडित जी नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू चाहते हुए भी हिंदू कोड बिल नहीं पास हुआ हम्म। कैबिनेट में। और इसके एवज में जब बाबा साहेब आंबेडकर ने इस्तीफा दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा आंबेडकर जी को कि इस्तीफा मत दो आंबेडकर जी, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, हम दोनों ही तो है लड़ रहे हैं यार, ये लड़ाई हम दोनों की है। आप चले जाओगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। इसके मायने क्या है? और आज के डेट में किसी की औकात है?
कहीं भी भेजो आशीष जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ताश की गड्डी में सारे जोकर है, किधर भी इधर से उधर हो जाए, इस देश के गवर्नेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये जो ब्रेन हैमरेज हुआ है, इसको ठीक करो पहले, तब जाके तुम्हारे हाथ पैर हिलना शुरू हो जाएंगे, आंखें देखना शुरू कर जाएगी, कान सुनना शुरू कर जाएंगे, मुंह बोलना शुरू कर जाएगा। दिस गवर्नमेंट इज अ पैरालिटिक गवर्नमेंट। यहाँ ब्रेन हैमरेज हो गया है, बदलाव यहाँ करना है, ऑपरेशन यहाँ का होना चाहिए। जबरदस्ती पैरों की मालिश कर रहे तेल की रोज, ये पैर हिल नहीं रहे। अरे पैरों में प्रॉब्लम नहीं गुरुजी, सिग्नल ही नहीं जा रहे पैरों के तक तो। नहीं, आप जिसका ऑपरेशन कर रहे हो, कह रहे हो कि जिसका इसका ऑपरेशन होना चाहिए, वो तो कछुए से मुलाकात कर रहा है। कहते हैं ना चारा खिला रहे कछुए को। हाँ, कि ये जो मन होता है, दिमाग होता है, ये बहुत चंचल होता है, ये लगातार विचरण करता है, इसकी वेग, इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। तो इसकी रफ्तार बहुत तेज है। ये कभी सेशल्स होता है, कभी ये डेनमार्क में होता है, कभी कहीं होता है, ये बड़ा तेज है। इसको कहाँ पकड़ करके सर्जरी हो पाएगी? इसकी सर्जरी इसको पकड़ना मुश्किल है। ये तो कछुओं से मुलाकात कर रहा है, कछुओं से बात कर रहा है, कछुओं को जो है वो कार डिप्लोमेसी कर रहा है, कछुओं को पत्ते सूखे खिला रहा है। इसको पकड़ना मुश्किल है, इसलिए हाथ पांव जिसको मन करे कछुए उसको को काट दो। महामहिम बात मत करो, इस देश के बच्चों से बात करो जो आंदोलित है। कछुए से बात कर रहे हैं बच्चों को छोड़ के। और सुनिए, जब आप कहे कि बच्चों से बात करो, बहुत गजब अभी आगे होने वाला है। अभी नाम आया ना कि निर्मला सीतारमन एचआरडी में जा सकती हैं, शिक्षा मंत्रालय। इनसे धर्मेंद्र प्रधान तो मान लिया, कहा कि हाँ हम जो है अकाउंटेबिलिटी मेरी है। भले अकाउंटेबिलिटी मेरी है कि आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आगे सब शून्य है, नीलबटा सन्नाटा है। लेकिन अगर नहीं निर्मला नहीं, उन्होंने सीतारमन ऐसा बैठ नहीं गई। कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है, और ब्रैकेट में ये था कि जिसके लिए मेरा कोई दायित्व नहीं। लेकिन आगे सुनिए, आगे अगर निर्मला बैठ गई तो इनसे कहा जाएगा पेपर लीक हुआ। कहेंगे नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, हमने पेपर तैयारी के लिए बंटवाया है। बंटवाया है, हाँ। पेपर पढ़ के तैयारी करिए। ये तो तो जो डॉलर डॉलर को बढ़ने की बात करती है, रिपो के गिरने की बात नहीं मानती। जो प्याज को कहती खाते नहीं हम, बढ़ने दो भाई कीमत। इनसे तो सवाल करना भारी हो जाएगा। हाँ हाँ। पेपर लीक के बाद दूसरा टेंशन होगा कि शिक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन इनसे पूछें क्या। कह देंगे कि बच्चों का तनाव न पढ़े, इसलिए हमने पेपर कहा कि पेपर ले लो, पहले से पढ़ लो तुम लोग पेपर। अब इसमें बताइए आप क्या गलती है सरकार की? पेपर लीक ही नहीं हुआ। ऐसा तो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट की जो चर्चा है, आगे पता नहीं क्या करेंगे नरेंद्र मोदी। इसमें सिर्फ एक ही चर्चा है इस पूरे इशू में, गडकरी के साथ क्या करते हैं। हाँ, गडकरी को घर भेजते हैं कि गडकरी का डिपार्टमेंट चेंज करते हैं, हेवी इंडस्ट्रीज देते हैं, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, कि गडकरी को अभी रोड पे ही रखते हैं, मतलब रोड डेवलपमेंट पे ही। ये देखने वाली बात है। जस्टिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन गडकरी का भी प्रॉब्लम है, उसकी भी स्थिति वो मुंडे जैसी है, महाराष्ट्र का जो अधिकारी है ना, आईएएस अधिकारी, हाँ, या खेमका जैसी है, जिधर भी भेजोगे उधर करेगा वो। हाँ। तो गडकरी को निजात पाने के लिए इनको निकालना होगा। तो मैंने पहले भी, तो बहुत पहले कहा था कि बंधा हुआ गडकरी से खुला गडकरी ज्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि गडकरी बोलते हैं। अरे संघ वाले नहीं बोलने देंगे भाऊ। ये संघ नहीं वाले नहीं, कहेंगे कि बैठो, तुम सच्चे देखिए, स्वयंसेवक हो, स्वयंसेवक नहीं नहीं, अभी तो संघ 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 भी देखिए, गडकरी जी को संघ ने एक ऑप्शन दिया था कि क्या आप अध्यक्ष बनेंगे फिर से। गडकरी ने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। गडकरी ने कहा मैं अध्यक्ष इसलिए नहीं बनूंगा कि जब मेरे पे आरोप लगे तब संघ कहां था, तब संघ ने साथ क्यों नहीं दिया। तब तो मैं सेकंड टाइम चुनाव लड़ रहा था, मेरे लिए अमेंडमेंट हो गया था, लेकिन तब तो आपने साथ नहीं दिया। तो आज मुझे कहते हो चुप रहो, तो मैं चुप भी रह जाऊंगा, तो फिर तो मैं राजनीतिक सन्यासी ले लूंगा, तो फिर राजनीति में क्यों रहूंगा, क्या मतलब है। लेकिन एक बात मैं आखिर जरूर कहूंगा, इसके लिए गडकरी को इसके लिए बधाई कि गडकरी ने संघ का मजाक समझ लिया था। जो मना किया वो संघ का मजाक था।
संघ की औकात है कि वो अध्यक्ष बनवा पाएगा? नितिन नवीन को जहां संघ अध्यक्ष बनाया जा रहा संघ है। संघ का नहीं, जो संघ ने सजेस्ट किया था वो संघ को लग रहा था, लेकिन अमित शाह जी ने संघ को आईना दिखा दिया कि नागपुर में रहो ना, और इधर बड़ा बना दिया एक 5 स्टार होटल, 7 स्टार 8 स्टार होटल आपका झंडेवाला में, बैठो बढ़िया। पहले दलिया खाते थे, पंखे में रहते थे, अभी सेंट्रल एयर कंडीशन में रहते हो, है? सब आपका लाइफस्टाइल इतना सुधार दिया है, रहो बुढ़ापा काटो ठीक ठाक, बुजुर्ग हो गए हो, अब 100 साल हो गया है आपको, है? अभी भी खेल मैदान में फुटबॉल खेलूंगा, अभी हम खेलेंगे फुटबॉल, आप जरा बाहर से घर पे बैठ के देखो टीवी पे, स्टेडियम में भी आने की जरूरत नहीं है। और ये हिम्मत अमित शाह ही कर पाए, मोदी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बता रहा हूं तुम्हें, अध्यक्ष का मसला इसीलिए लंबा चला कि मोदी जी थोड़े से हिचक रहे थे, इन्हें क्या छोड़ो देख लेंगे क्या करना है, वो समझ गए तो संघ क्या है। मोदी अमित शाह से हिचक नहीं अच्छा रहे थे संघ को बाबू। कोई नहीं समझ पाया, संघ भी अपने आप को नहीं समझ पाया जितना अमित शाह ने संघ को समझा है। नहीं, लेकिन एक बात मैं ये कहता हूँ, मोदी हिचक नहीं रहे थे। मोदी जैसा कलाकार, मतलब मोदी वाकई संघ के एकलव्य है, वो किसी के नहीं है। जैसे संघ किसी का नहीं है, वैसे मोदी किसी का नहीं है। मोदी इसलिए हिचक रहे थे, मोदी तो चाह रहे थे संघ वाला कि मेरा टेन्योर हो जाए, मैं अपना राज सुख भोग लूं और शाह को निपटा दूं। शाह ने कहा इसे तुम मुझे नहीं निपटा पाओगे, तुम भी बैठो, संघ भी बैठे, सब बैठो। नहीं नहीं, शाह ने एक एक झटके में 2-3 तीर मतलब 2-3 हाँ। टारगेट ले लिए। एक टारगेट तो उन्होंने बता दिया मोदी जी को कि आप में रिस्क टेकिंग एलिमेंट नहीं है, मुझ में है। दूसरी बात, मुझे आप खत्म नहीं कर सकते। तीसरी बात, संघ के नाम से एक बहुत बड़ा तबका था, संघ के आदेश का पालन करेंगे, संघ कहेगा हाँ। तो करेंगे, वो घर बैठ गया एक का एक ही, एक झटके में एन ब्लॉक रिटायरमेंट कर दिया। जैसे गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था, सबके छाट दिए पैर एक झटके में, सब अब चुपचाप बैठे हैं संघ के नाम से जो उड़ रहे थे। अरे भैया कुछ नहीं, अब तो अभी घर घर पे है, चुपचाप है। चलिए, इंतजार, अब आ रहे हैं कछुए से मुलाकात करके, उसके बाद सब पता चल जाएगा। जैसे ही कछुए से मुलाकात का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सब साफ हो जाएगी तस्वीर, यही उम्मीद की जा रही है। क्योंकि अगर अभी तत्काल नहीं हुआ तब तो फिर मानसून सत्र हाँ, नए का लोगों लफड़ा को होगा। जरूर इसमें एडमिशन होगी, जो लोग हाँ। जुगाड़ में आए हैं, जो लोग लॉलीपॉप देके आए हैं। एक नाथ हम्म। शिंदे का बेटा जैसा कहा जाता है, या मुझे डाउट लगता है एक नाथ शिंदे थोड़ा सा बेटे को स्पेयर करेगा, इमीडिएटली अपने सर पे नहीं लेगा। लेकिन अब एक नाथ शिंदे का बेटा बनना चाहता है तो कुछ नहीं कर सकती। एक नाथ शिंदे के वहां पे और कोई है नहीं कि जो बोले कि हमको मंत्री बनाओ। सब पैसे लेके आए हैं तो सब पैसे के नीचे देखिए, जो कीमत लगा के आया है ना, हम्म। वो ज्यादा बार्गेन नहीं कर सकता। मांगे हम्म। जितने मिल गए ना, हम्म। अब तो फिर अब बैठो चुपचाप। लेकिन बंगाल में हम्म। इनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, चूक पंजाब में लाएगा, क्योंकि पंजाब में ये सरकार बनाने जा रहे हैं विधानसभा में। अभी हम और एग्जैक्टली। आशीष जी आपको दोनों को एग्जैक्ट। कंफर्म कर रहे हैं, हाँ। इसलिए चूक इनको चाहिए। 2 एमएलए पे 8 सांसद ऑलरेडी राज्यसभा में, जो इससे जो सारे अरिथमेटिक फेल हो जाते हैं, जहाँ कोई गणित काम नहीं करता। ये अजीब है। और तो और ये भी अब क्यों ऐसे में चाहिए? उनको चूक चाहिए पंजाब में। और ये दूसरी चाहिए बात है कि रिजल्ट को हाँ, जस्टिफाई करने के लिए, हाँ, रिजल्ट दूसरी जस्टिफाई बात है, करने के दूसरी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतदाता भी है, जो बीजेपी के वर्कर भी है, कि जिनके प्रति अभी भी संघ के प्रति जिनकी बहुत ज्यादा सहानुभूति है, उनके लिए चूक एक बहुत बड़ा दिलासा होगा कि चलो लिए। चूक भी आ गए हैं, संघ के कोटे से आए हैं, तो संघ को पूछा, भले ही संघ को नहीं पूछा, वो पंजाब की राजनीति में चूक को ला रहे हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश से लाए थे बाकायदा राज्यसभा। उसके बाद इनको वहां भेज देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का कोई डिमोशन नहीं होने वाला है। हाँ, अनुराग ठाकुर को जरूर एंट्री करेंगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, ये जो लोग हैं 3-4, ये अमित शाह जी के बहुत ही खास और क्लोज लोग हैं। तो इनको ऐसा लगा, पीयूष गोयल को वहीं अमेरिका में डील करने के लिए छोड़ दिया जाएगा कि तुम डील करो और लोगों को बताते रहो कि ये वहां से किसान यदि 0 टैक्स पे यदि वहां से कपास आता है, उससे पूरे देश के किसानों का भला होगा, ये बताने का काम पीयूष गोयल का है, जो वो बाखूबी बताते रहते हैं कि विन विन सिचुएशन में हमने किया।
लोग भी चलिए। मूर्ख सर हिलाते, क्योंकि अब क्या करें, जब आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते तो आपको मूर्खतापूर्ण बात ही करना पड़ेगी। यदि मैं कहूंगा कि आशीष जी आज आपने नीला शर्ट क्यों पहना है, तो आप मुझे यदि ये कहने लगोगे कि पीले रंग का महत्व क्या है, और मैं बार बार कहता हूं मैं नीले शर्ट की बात कर रहा हूं, आप मुझे पीला रंग समझाने लगे, तो मुझे समझ लेना चाहिए कि आप मुझे बताने के मूड में नहीं हो। आप जो बोलोगे वही मुझे सुनना पड़ेगा। तो कोई कहेगा कि क्या कहा आशीष जी ने, उन्होंने कहा कि पीला कलर कितना महत्वपूर्ण है। क्यों कहा, मैंने पूछा था, मैं खुद ही कह दूंगा, मेरी बेइज्जती क्यों करूंगा। ये स्थिति इस सरकार ने ला के रखी है। तो तथाकथित एक्सरसाइज कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं होगा, ये वो पत्तों का सेट है जिसको फेंटा जा रहा है, जिसमें सारे जोकर है। तो कितनी बार भी फेंटो, कोई भी पत्ता उठाओगे तो जोकर ही निकलेगा। कोई फर्क खास इसमें हमें तो कुछ लगता नहीं है। हाँ, एडजस्टमेंट है, नया एडजस्टमेंट है। राज्यों के जहां जहां चुनाव है वहां वहां को टोकनिज्म चलेगा, और वहां की जनता को लगेगा कि हमें मंत्री मिल गया है। मंत्री कोई नहीं है। और 2-3 दिन का, इसके साथ साथ 2-3 दिन का मेगा इवेंट होगा जिसमें एंकर हाँ, बताएंगे कि देखिए मोदी जी ने क्या किया है। देखिए, ये नहीं बताएंगे कि जोकरों गड्डी फेंटी है, बताएंगे देखिए क्या कर दिया मोदी जी ने। इजाजत दीजिए हमें, जो सामने आएगा, जब सामने आएगा और कंक्रीट इसमें आएंगे, जो है कंक्लूसिव एविडेंस, तो हम और सामने आपके तथ्य लेके आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।